बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एहतसाब उसामा के साथ। आज के प्रोग्राम में बात करेंगे अमरीकी सदर के दौरा चीन के हवाले से। इसके साथ साथ ट्रंप के बाद रूसी सदर भी इरादा रखते हैं, उन्होंने फैसला किया है चीन का दौरा करने का। अब नए हुर्बत पे चीन और अमरीका हमें एक पेज पर नज़र आए। चीनी वजारत ख़ारजा का ईरान तनाज़े पर जल्द मुज़ाकरात का मुतालबा भी किया गया है और ईरान ने अमेरिका पर अदम एतमाद का इजहार किया है। जो डील के लिए बड़ी शर्तें हैं ट्रंप की ईरान से डील के लिए, उन पर बात करेंगे। इसके साथ साथ ब्रिक्स वज़ाए ख़ारजा इजलास बगैर किसी इलामे के क्यों ख़त्म हुआ, इस पर बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियोज़ में सीनियर तजज़ियाकार शहजाद फ़ारूकी साहब मौजूद हैं। फ़ारूकी साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। फली साहब हमारे साथ मौजूद हैं, दिफाई तजज़ियाकार हैं। मेरे साहब, आपका शुक्रिया, आपने वक्त दिया। हामिद अल मशरिकी साहब माहिर हैं बैनुल-अक़वामी अमूर के। सर, आपका शुक्रिया, आपने वक्त दिया है। मैं फ़ारूकी साहब आपसे आगाज़ करना चाहूँगा और जानना चाहूँगा किस तनाज़ुर में देख रहे हैं अमरीकी सदर के दौरा चीन को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये दौरा जो था वो बड़ा लॉन्ग वेटेड था और पूरी दुनिया की नज़रें इस दौरे पे थीं कि आखिर ये दो बड़ी क़ुव्वतों के सदूर जब मिल रहे हैं तो हो सकता है कि दुनिया की बेहतरी का कोई रास्ता निकले। कोई जो ख़लीज के ममालिक एक अज़ाब में फंसे हुए हैं जिसकी वजह से पूरी दुनिया की मईशत दाव पर लगी हुई है और पूरी दुनिया जो है वो मुश्किल में है तवानाई की कीमतों के बढ़ते हुए रुझान के बायस, और लोगों को रोज़ी रोटी पूरी करनी मुश्किल है। तो लगता ये था कि ये दोनों क़ुव्वतों के सरबराह जब इकट्ठे होंगे तो कोई बड़ा फ़ैसला सामने आएगा। तो अनफॉर्चुनेटली वो आपने जो बात कही कि आप नए हुर्मस पर एक पेज पर नज़र आए, तो वो तो सिंपल इतनी सी बात है कि वो कोई भी साहब ये नहीं चाहेंगे, मतलब वो दोनों क्या बाकी दुनिया भी नहीं चाहेगी कि अब आप नए हुर्मस जो कि पहले सब फ्री वहाँ से गुजरते रहे हैं, अब वहाँ से गुजरने के लिए अगर टोल लगा देंगे तो वो तो किसी की फेवर में नहीं है, वो किसी को सूट नहीं करता, तो वो तो ठीक है। असल बात ये है कि वहाँ पे जो रवैया सुना है रखा गया है, जिस तरह के सिक्योरिटी अरेंजमेंट किए गए और जिस तरह से अमरीकी सदर के जो सिक्योरिटी एहलकार थे उनके साथ जो रिपोर्ट्स आ रही हैं अभी तक कि उनको किस तरह से असले से महरूम किया गया, उनको कहा गया कि यहाँ से आगे जो है वो चीनी सिक्योरिटी ही आपकी सिक्योरिटी की ज़िम्मेदार होगी और अगर आप अमरीकी सदर भी हैं तो आपको हमारी निगहदाश्त और हमारी निगरानी और हमारी हिफाजत में ही चलना होगा। और गालिबन अमरीकी सदर के लिए और उनकी टीम के लिए ये पहला मौका होगा कि जहाँ पे उनको इस तरह के हालात देखने को मिले होंगे कि उनकी अपनी एडवांस टीम नहीं है। वगरना आपने देखा ना, जब वो इवन जेडी वैंस ने आना था तो कितनी लंबी चौड़ी एडवांस टीम आई थी और किस तरह से वो सिक्योरिटी स्वीप करती हैं और देखते हैं कि क्या ख़तरात हैं या क्या मुमकिन ख़तरात हो सकते हैं। तो एक तरह से अमरीकी सदर को कुल्ली तौर पर चीनी सिक्योरिटी एजेंसियों के हिफाजत में दे दिया गया। वो उनके रहम करम पर थे जितनी देर वो मामला चले। तो इसका मतलब ये है कि चीन एक तरह से अपनी वो बर्तरी जो कि आम तौर पे अब दुनिया में कही जा रही है लेकिन उस तरह से लिखी नहीं जा रही, या अगर लिखी भी जा रही है तो उस तरह से पढ़ी नहीं जा रही, तो वो जो चीन को सबकत हासिल हुई है अमूमी आलमी मंजरनामे पे, तो वो अब एक तरह से उसका इजहार है उन्होंने किया है माफ़ कीजिएगा कि अगर आप चीन की सरजमीन पर हैं तो फिर आपको चीन के हवाले से एतमाद भी करना होगा और फिर चीन आपकी हर तरह की देखभाल भी करेगा। और अगर आप अमरीकी भी हैं और अमरीकी सदर भी हैं और अगर आप डोनाल्ड ट्रंप भी हैं तो हमें उस तरह से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो वो एक तरह से उन्होंने अपनी बेअतनाई दिखाई है या उन्होंने वो लापरवाही दिखाई है कि आपके बड़े होने से या यूनिपोलर वर्ल्ड का जो तस्वर है उसको एक तरह से चैलेंज किया है, लेकिन और अंदाज से, ज़रा मीठे मीठे अंदाज से, जिसमें बराह रास्त तो कुछ नहीं कहा। और चीनी जिस तरह से पेश आते हैं और जिस तरह से चलाते हैं, उन्होंने कितने सौ साल हो गए उन्होंने कोई जंग नहीं लड़ी, उनके कभी भी तारीख़ में तौसीफ़ पसंद अज़ाइम नहीं रहे। तो उसको देखते हुए लगता यह है कि वो अपनी रवायती डिप्लोमेसी से ही सारे मसाइल हल करने का उसका इरादा है और वो उसी जाने बढ़ रहा है। बिल्कुल सही है। ब्रिगेड साहब, आप बताइएगा किस तनाजुर में देख रहे हैं, क्या अहमियत है इस दौरे की, और उसके बाद जो रूसी सदर ने फैसला किया इस दौरे का, इससे क्या मतलब लिया जाए? जी थैंक यू, बहुत शुक्रिया। जो जहाँ तक आपने ट्रंप के दौरे की बात की तो उसमें से बहुत सारे टेक अवेज हैं, बहुत सारे गिव अवेज हैं। जहाँ तक ट्रंप के दौरे का ताल्लुक है तो he was given a very warm welcome, इसमें कोई शक नहीं है। जिस तरह सदर प्रेसिडेंट ऑफ चाइना ने उनसे हाथ मिलाया, फिर उनको कंडक्ट किया, लेकिन वो आपको पता है कि चाइना बोलता कम है और इसलिए आपने देखा कि उनकी जो स्पीच थी वो भी बड़ी पॉइंटेड थी और बड़ी मुख्तसर थी और बड़ी जामे थी। और उन्होंने पहली बात जो कही वो समझ लीजिएगा, उन्होंने कहा कि जी चाइना, अमेरिका और चाइना दो बड़ी ताकत हैं, यानी
हम जो एक तस्वर लेके चलते थे कि जी चाइना इमर्जिंग पावर है, चाइना इमर्जिंग पावर नहीं है। उन्होंने कहा जी चाइना इज एन इक्वल पार्टनर, यानी दुनिया जो है, उन्होंने इंडिया दिया है कि दुनिया अब यूनिपोलर नहीं रहेगी, हम भी आपके साथ मौजूद है। और तीसरा आपने खुद पॉइंट आउट किया रूसी सदर का, तो रशिया इज द थर्ड पार्ट, जो अभी हम बाद में आपने कहा कि वो जा रहे हैं। तो इसके अंदर जो चीजें ट्रंप ने जो इम्प्रेशन दिया था जाते हुए, जहां वो इलान मस्क के साथ बहुत सारे और बिजनेसमैन को लेके गए थे, वहां उन्होंने इंडिया ये दिया था कि जी वो बुनियादी तौर पे ट्रेड के लिए जो है वो मुज़ाकरात करने जा रहे हैं, एंड उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है ईरान डील में या बाकी चीज़ों में। लेकिन आपको पता है वहाँ पे स्टेट ऑफ हॉर्मस पे जो कुछ बातचीत हुई उसके ऊपर ईरान ने, चाइना ने भी कहा, उससे पहले भी चाइना ने कहा था कि इसको खुलना चाहिए। और चाइना ने अपनी स्पीच पे कहा कि जी हमारी जो कॉपरेशन होनी चाहिए वो बामी तनाज़ात को हल करने के लिए होनी चाहिए। वी शुड नॉट जनरेट वॉर्स और स्ट्राइक्स इनटू द रीजन। इसका मतलब ये है कि चाइना जो है वो अमेरिकन की जो पॉलिसीज हैं, हेजेमनिक पॉलिसीज मुख्तलिफ जगहों पे, वो उसको सपोर्ट नहीं करता। ताइवान, मैंने पहले ही कहा था कि ताइवान जो है वो कोई ईरान की तरह या स्टेट ऑफ हॉर्मस की तरह कोई इंटरनेशनल मामला नहीं बनेगा। दैट इज रिलेटेड टू चाइना। और अमेरिका जो है वो उसके ऊपर वहाँ चाइना में जाके कोई इसके ऊपर स्टेटमेंट नहीं देगा। ये पहले हम इसको एनालाइज कर रहे थे दौरे से पहले, और आपने देखा कि वहाँ पे अपना ताइवान के ऊपर सवाल भी पूछा गया ट्रम्प से, तो उसने कोई स्टेटमेंट नहीं दी। मीनिंग देयर बाई कि चाइना का, मुझे लगता है कि इसमें जो मटेरियल गेन है इस विजिट में वो ज्यादा है, इसलिए कि उसको आप इस तरह देखिए कि अगर वो $1 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट करता है, वहाँ वो कंपनियां बनाता है, वहाँ वो चीजें प्रोड्यूस करता है, तो वो चीजें जो चाइना से जा रही थी, जिसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आती थी, जिसपे टैरिफ लगता था, जिसपे ड्यूटी लगती थी, जिसपे कस्टम ड्यूटी लगती थी, जिसके ऊपर चाइना के अंदर उनका मटेरियल का, बिजली का, बाकी चीजों का प्रोडक्शन कॉस्ट का खर्च होता था, वो चीजें प्रोडक्शन कॉस्ट तो चलो वहां भी होगी, लेकिन ये जो टैरिफ्स हैं, ये जो कस्टम ड्यूटी है, ये जो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस हैं, एक तो वो बचेंगे, दूसरा वहां पे उनकी अपनी जो इंडस्ट्री है वो स्टेब्लिश हो जाएगी। इसीलिए अब आप देखिएगा कि वहां पे अमेरिका के बहुत सारे रिपब्लिकन कांग्रेसमैन हैं जो इसके खिलाफ बोल रहे हैं कि जी आप चाइना को किस तरह ला के स्टेब्लिश कर रहे हैं, इस तरह तो हमारी इंडस्ट्री जो है, हमारी कंपनी है जो, वो बैठ जाएंगी। तो इसका मतलब है कि देयर आर टेक अवेज फॉर चाइना इन दिस विजिट। और अमेरिकन जो है वो जो कुछ कह के गए हैं या जो उन्होंने कहा है उसको चाइना ने सुना जरूर है, लेकिन अब उसके ऊपर जहाँ, क्योंकि अमेरिका का याद रखिएगा एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अमेरिका का प्रॉब्लम ये है कि जो रेयर अर्थ मिनरल्स आपके कंप्यूटर्स में, आपके मिजल्स में, आपके एयरक्राफ्ट्स में जो इस्तेमाल होते हैं, टंगस्टन हो गया, लेडियम हो गया, वो उसकी 90% प्रोडक्शन जो है वो चाइना में होती है। और चाइना ने इससे पहले जो है वो रेयर अर्थ मिनरल्स की एक्सपोर्ट पे पाबंदी लगाई हुई है अमेरिकन में, कि हम डिफेंस के लिए रिलेटेड इक्विपमेंट पे आपको कोई रेयर अर्थ मिनरल्स नहीं देंगे। और उसके ऊपर आपको कोई बातचीत होती नजर नहीं आई, कोई उसके ऊपर स्टेटमेंट नजर नहीं आई। इसका मतलब है कि इसमें इस दौरे से जो बहुत ज्यादा उम्मीदें वाबस्ता थी वो शायद दुनिया के हिसाब से तो पूरी नहीं हुई। अमेरिका और चाइना के दरमियान, जैसे अपना चाइनीज सदर ने भी कहा कि आपका दौरा बहुत इम्पोर्टेंट है, आप बड़े अजीम अपना बड़ी कुव्वत के लीडर हैं, तो उसमें वो रिकग्निशन जो चीजें हैं उससे उन्होंने दूसरे रीड कर दिया है कि हम अमन से और सुकून से और आपस में पीसफुल जरिए से मामलात को तय करें। अब रूसी सदर जब जाएंगे तो आपको पता है कि रूस की और चाइना की कॉपरेशन मुख्तलिफ चीजों में बहुत क्लोजली चल भी रही है, जिसको अमेरिकन मॉनिटर भी कर रहे हैं। रशिया ने किसी भी तरीके से किसी भी अमेरिकन डिमांड को मानने से इनकार कर दिया। उसकी चीज ये है कि जब ट्रम्प ने कहा था कि हम यूक्रेन की वॉर 2 दिनों में बंद करा दूंगा, तो जब उसने पुतिन से बात की, उन्होंने कहा जी चलो अपना रास्ता पढ़ो, जो साड़ी मर्जी होगी बंद करांगे। तो इसलिए आप ये देख लीजिए कि रूसी सदर मैं ये समझता हूँ एक बैलेंस ऑफ इक्वेशन के तौर पे, और दूसरा जो स्ट्रेटेजिक बैलेंस दुनिया में कायम होना है वो इन्हीं तीनों ताकतों के दरमियान रह के काम होना है। सबसे पहले जो विजिट्स होते हैं इसमें आप स्ट्रेटेजिकली चीज को गौर करते हैं, तो वो स्ट्रेटेजिक बैलेंस जो है वो आपको एक होता नजर आएगा। जब रूसी सदर भी चाइना का दौरा कर लेंगे तो रूस, चाइना और अमेरिका 3 पावर्स के तौर पे उभर के सामने आएंगे, जिससे फिर मिडिल पावर या इमर्जिंग पावर जो है वो एफिलिएट करेंगी। और इसके बाद बहुत बड़ा सब्जेक्ट है कि क्या वर्ल्ड ऑर्डर बनेगा क्या नहीं बनेगा, वो बहुत लंबी डिस्कशन है।
लेकिन फिलहाल दौरे के हिसाब से ये चीजें हैं जो मेरा ख्याल समझनी जरूरी है। बिल्कुल ठीक है। हामिद साहब ये बताइएगा कि जिस तरह से अमेरिका चाइना आबनाए हुर्मुज़ के मामले पे एक पेज पे हैं, आपको लगता है कि आबनाए हुर्मुज़ का मामला अब जल्द जो है वो हल होता नजर आएगा? बहुत शुक्रिया उसामा। मैं नहीं समझता कि चाइना और अमेरिका एक पेज पे है। ठीक है। मैं आपको एक बात बता दूं, उसकी वजह यह है कि अमेरिका तो आबना हुर्मुज़ जो है वो बाई हुक और बाई क्रुक खुलवाना चाहता है कि जबरदस्ती खोला जाए, और अमेरिका का है जी कि जो उसके जो बाकी जो ईरान से मुतालबात हैं वो भी पूरे करवाए जाएं। जबकि चाइना का ये बड़ा क्लियर स्टांस है कि आबना हुर्मुज़ बिल्कुल खुली होनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ ईरान के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं खित्ते के अंदर, जो इसराइली जो एलिमेंट है, जो उसकी शैतानियत है, उसको किस तरह से काउंटर करना है और उसके बारे में क्या फ्यूचर का क्या स्ट्रेटेजी बनेगी, उसके बाद जो है वो आबना हुर्मुज़ का जो जी। देखें ईरान के लिए एक बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन है। हम ये समझ रहे हैं कि ईरान सिर्फ आबना हुर्मुज़ खोलने पे नहीं रुका हुआ। ईरान का एक टेक्निकल बड़ा एक डीप मुतालबा है, वो ये है कि वो कहता है मैं आबना हुर्मुज़ खोलता हूं तो मुझे दो चीजों की गारंटी चाहिए। एक गारंटी तो ये चाहिए कि अमेरिका और इसराइल दोबारा हमला नहीं करेंगे, और ये गारंटी जो है ये फ्रॉम चाइना और रशिया की तरफ से होनी चाहिए कि अगर हमला हुआ तो फिर खुला रशिया और चाइना इसको अपने पर हमला तस्वुर करके ईरान का साथ देंगे। दूसरी बात क्या हो रही है कि ये जो प्रोजेक्ट फ्रीडम लॉन्च किया था प्रेसिडेंट ट्रंप ने चंद दिन पहले, इसने बहुत ज्यादा बदएतमादी को इंतहा की बुलंदियों पर पहुंचा दिया है ईरान और अमेरिका के दरमियान, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप ने और पेंटागन ने ये फैसला किया जो कि अगेन फेलियर पे फेलियर, वो ये था कि हम जबरदस्ती ताकत के जोर पर ईरान से आबना हुर्मुज़ छीन लेते हैं और अपना कब्जा वहां स्टैब्लिश करते हैं, क्योंकि उनको लगा कि उन्होंने जो नाकाबंदी की है, जो ब्लॉकेड की है, वो बड़ी सक्सेसफुल है। तो अब ब्लॉकेड से अगला स्टेप ये है कि हम उनकी नाकाबंदी तोड़कर उस पर कब्जा कर लें और ईरान को जो ईरान जिसके ऊपर ब्लैकमेल कर रहा है या ईरान ने जो तुर्क का पत्ता खेला है वो पत्ता ही उससे छीन लिया जाए। अब ईरान का ये मुतालबा है कि इसकी कौन गारंटी देगा कि अगर एक बार आबना हुर्मुज़ खुल जाती है, मैं अपनी स्ट्रेटेजिकल कंट्रोल या जो आर्मी और जो बारूदी सुरंगें हैं वहां से क्लियर कर देता हूं, दोबारा एक हालत जंग से नॉर्मलाइजेशन की तरफ आता हूं, तो अमेरिकन फोर्सेस जब तक वहां होंगी या अमेरिका वहां पर अगर कब्जा कर लेगा तो फिर कौन वहां पर आके लड़ेगा? ये एक बड़ा क्रिटिकल क्वेश्चन है। अच्छा, एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि ये जो चाइना का जो दौरा किया है प्रेसिडेंट ट्रंप ने, बॉडी लैंग्वेज के हवाले से देखा जाए तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने बहुत कुछ एक तरह से लूज किया इसके अंदर। उसकी वजह ये थी, उसकी इंपॉर्टेंट वजह ये थी कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये कहा था 4 से 6 हफ्ते पहले कि मैं जब जाऊंगा चाइना तो ईरान जंग खत्म हो चुकी होगी। बदकिस्मती से ना तो वो जंग खत्म हुई, ना ही उस जंग का कोई मुआयदा हुआ, और एक जो उम्मीद की जा रही थी कि शायद कोई बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू के लिए रोका गया है और शायद बीजिंग के अंदर कोई 1 पेज का सीज फायर एग्रीमेंट साइन हो जाएगा, वो भी नहीं हुआ। सो इस हवाले से अगर आप डीप स्टडी करें, एक बीबीसी की रिपोर्ट भी है और एक और रिपोर्ट भी है कि अगर आप बॉडी लैंग्वेज स्टडी करें तो चाइनाज बॉडी लैंग्वेज इज ऑन अपर हैंड इन एवरी टर्म। देखें, अगर हम दो चीजों का हम बड़ा क्लियर जायजा कर लेते हैं। एक तो ये कि चाइना इज डीलिंग एंड एक्सपोर्टिंग देयर थिंग्स टू 142 कंट्रीज इन द वर्ल्ड। चाइना की इस वक्त जो एक्सपोर्ट ट्रेड है वो $3.8 ट्रिलियन पे है। अमेरिका की इस वक्त पूरी दुनिया में जो एक्सपोर्ट ट्रेड है वो $1.75 ट्रिलियन पे है, उससे आधे पे है। इस सारी सूरत हाल के अंदर अमेरिका अपनी हेजमोनिक सुपर पावर जो वन वर्ल्ड ऑर्डर है उसको तो वो खो चुका है, लेकिन साथ साथ अब अमेरिका का ये है कि अब वो ये चाहता है कि चाइना उसके साथ मिलकर एक जो होता है ना, जैसे दो ताकतवर बदमाश इकट्ठे हो जाए तो कहते हैं यार अब सारे मिल बांट के खाते हैं। तो अब ये वेनेजुएला अगर उसने ले लिया, ताइवान पे चाइना चाहेगा उसको सेटलमेंट मिल जाए, ईरान के ऊपर कोई ऐसी कॉमन ग्राउंड्स के ऊपर सेटलमेंट ना हुई तो ये मसला फंसा रहेगा। लेकिन एक चीज बड़ी क्लियर है कि द वर्ल्ड ऑर्डर हैज चेंज, मल्टीपोलर वर्ल्ड हैज एस्टैब्लिश्ड। अमेरिका दिन ब दिन अपने सुपर पावर की जो स्ट्रेंथ है उससे पीछे आ रहा है, इकोनॉमिकली भी और मिलिटरीली भी, और
पब्लिक सपोर्ट के हवाले से यूरोप और नेटो को जिस तरह से ट्रंप ने धुतकार दिया है, उसके बाद ट्रंप के मौजूदा दौरे हुकूमत के अंदर यूरोप और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं वो भी बड़े कशीदगी या स्ट्रेन का शिकार जरूर है। सो इस सूरत हाल में अमेरिका के लिए बड़ा जरूरी है कि वो फौरी तौर पर, मैं बार बार कहता हूं, विन विन सिचुएशन नहीं मिलेगी ईरान के अंदर, उसको फेस सेविंग मिलेगी और फेस सेविंग पे ही वो जिसको कहते हैं कि किनारा करे, शुक्र करे और आगे चले। वरना नवंबर के इलेक्शन और लोकल और सारा कुछ मिला के अमेरिकन प्रेसिडेंट के लिए सूरत बड़ी खराब है, अमेरिकन पब्लिक के लिए सूरत खराब है, और चाइना के लिए सूरत बेहतर से बेहतर है। चाइना को सस्ता तेल मिल रहा है, चाइना की विन विन सिचुएशन है, चाइना को रशिया से भी तेल मिल रहा है। सो चाइना इज मच लेस अंडर स्ट्रेस एज कंपेयर टू अमेरिका। अच्छा हामिद साहब, ये भी बता दीजिए कि जंग के हवाले से जिस तरह से चाइना ने कहा कि ईरान के ख़िलाफ़ जंग का कोई जवाज़ नहीं, और दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप जो है वो कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान की दरख्वास्त पर ईरान पे जंगबंदी की है, दोबारा भी हमले हो सकते हैं। दोबारा हमले का कुछ चांस नज़र आ रहा है? देखिए, बात यह है कि मुझसे सुबह एक चैनल पे पूछा गया जी कि क्या पाकिस्तान का जो मीडिएशन का किरदार है उसमें क्या कामयाबी मिली। तो सबसे बड़ी पाकिस्तान की कामयाबी जो अभी तक चल रही है वो सीज फायर का मेंटेन रखना है। वो उसकी वजह ये कि ईरान भी और अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहूंगा कि पाकिस्तान की सुन रहे हैं। पाकिस्तान का एक उन पे ट्रस्ट है कि जी पाकिस्तान बाकर कालीबॉफ हो या मुश्तबा खामनाई हो, मसूद पेज़ेशकान हो, अब्बास इराक़ची हो, दे यार फील्ड मार्शल साहब और प्राइम मिनिस्टर साहब जो चाह रहे हैं कि अमेरिका को अटैक से रोका हुआ है, दे आर मेंटेनिंग इट। ये जो सीज फायर है ये इसराइल की, अभी आपने पिछले 3 दिन में देखा है कि किस तरह पाकिस्तान के खिलाफ मुनज़्ज़म तरीके से पाकिस्तान की गैर जानिबदारानापन किया गया। उस है कि सीज फायर को खराब करें और पाकिस्तान के रोल को डिस्टर्ब करें, लेकिन मैं समझता हूं रोल स्टिल बड़ा क्रिटिकल है, पाक गेन करी है, लेकिन उसके साथ साथ सीज फायर जो है ये एक सुलगती हुई चिंगारी की तरह है, किसी वक्त भी आतिशफशां फट सकता है। जल्द से जल्द 1 पेज एग्रीमेंट की तरफ जाना जरूरी है। एक बार सीज फायर को मुकम्मल जंगबंदी की शक्ल दे दें। अभी सदर ट्रंप ने जो 60 दिन की कांग्रेस की तलवार लटकती हुई थी उसको उन्होंने बड़े टेक्निकली खत्म किया है। वो 30 दिन और अगर सीज फायर चला जाए तो उनके पास वो 60 दिन की विंडो दोबारा पैदा हो जाती है। दोबारा अटैक करने के लिए उनको कांग्रेस से नहीं पूछना पड़ेगा। अभी उनको 60 दिन गुजारने हैं कि अगर वो दोबारा अटैक करते हैं तो कांग्रेस के अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक दोबारा वो अटैक नहीं कर सकते जब तक कि वो 60 दिन की विंडो दोबारा ना पूरी हो जाए। सो मैं ये समझता हूं कि इस सूरत हाल में अमेरिका के लिए और सीज फायर को मेंटेन रखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही है। ब्रिगेडियर साहब, ये बताइएगा कि मईशत के हवाले से IMF ने भी वार्निंग जारी की है कि जंग की वजह से मईशत को बहुत से खतरात लाक हैं। किस तरह से देख रहे हैं मईशत के मामला को, खासकर ऐसे मौके पे जब जंग का अभी कोई फैसला भी नहीं हो पा रहा, कोई मुज़ाकरात मुकम्मल तौर पे कामयाब भी नहीं हो पा रहे, और इस सूरत हाल में अगर आप कह लीजिए कि मुज़ाकरात कामयाब होते हैं, जंगबंदी होती है, मामला सेटल हो जाता है, तो कितना टाइम लगेगा चीज़ों को दोबारा से जो है वो रिवाइव होने में? उसामा, आपने जो इंडिया के पेट्रोल मिनिस्टर हैं, पेट्रोलियम के एक्स मिनिस्टर हैं, उनकी सऊदी अरब के उनकी स्टेटमेंट आप नज़र से गुजरी हो। उन्होंने कहा अगर आज स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ खुलती है तो इट विल टेक ईयर्स to build up the long supply chain and deliver required things to the country. ये उनकी स्टेटमेंट मैं कोट कर रहा हूँ। तो वैसे तो आज भी कोई 30 शिप गुजरे हैं, 30 जहाज गुजरे हैं स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ की तरफ से एक स्टेटमेंट आई है। और 30 जहाज किधर गए? पाकिस्तान को तो पहले भी 20 जहाज आए थे, तब हमने अमेरिका को दे दिए थे, अगर आपको याद होगा। तो बात ये है कि और आपका पाकिस्तान का पिछले दिनों कुछ हफ्ता पहले गैस का भी एक बहुत बड़ा जहाज है जो आया है। तो हमारे पास थोड़ा बहुत सप्लाई तो चेंज हमारी ईरान ने या सऊदी अरब ने बरकरार रखी है, लेकिन हमारी इंटरनल इकोनॉमी इससे पहले की जो तबाह हुई है वो आप ये देख लीजिए कि उसका एक बड़ा मतलब गवर्नमेंट की स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक हमारा 4 साल पहले अपना 55 ट्रिलियन का डेट था। अब वो डेट जो है 85 ट्रिलियन का हो गया। तो आप अंदाजा लगा लीजिए 4 साल में आपका डेट जो है वो 7.5 ट्रिलियन ईयर बढ़ा है, और अगर उसको मंथ में कन्वर्ट करते हैं तो 625 बिलियन एक मंथ में बनता है, और अगर दिन में कन्वर्ट करते हैं तो वो 20 बिलियन अ डे बनता है।
पाकिस्तान की स्टैटिस्टिक्स भी कहते हैं, पाकिस्तान के बड़े माहिर माशियात हैं डॉक्टर फारूक, उनकी भी आप जो है स्टैटिस्टिक्स उठा के पढ़ लें, और दे आर रिप्रेजेंटिंग व्हाट योर इंटरनल कंडीशन है। और आपका जो सर्कुलर डेट है वो 2.2 ट्रिलियन से हट के 3.2 ट्रिलियन हो गया। ये स्टैटिस्टिक्स है, ये कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज नहीं है। अब आप मुझे बताइए, उसके ऊपर पाकिस्तान जब जंग के दहाने पे खड़ा है, अगर नहीं भी खड़ा, जंग से तो खैर मैं नहीं कहता, जंग के दहाने पे तो पाकिस्तान नहीं खड़ा है, इट विल बी रॉन्ग टू से दैट, लेकिन पाकिस्तान एक मईशत के क्राइसिस में खड़ा है। उस मईशत के क्राइसिस के अंदर भी अगर आप उन अपना IPPs को जिन्होंने जीरो जनरेशन की है, आप उसको 46 बिलियन रुपीस पे कर रहे हैं, वो जिन्होंने 10% जनरेशन किया उनको 327 बिलियन रुपीस पे कर रहे हैं, तो इससे बड़ा मजाक, इससे बड़ा धोखा, इससे बड़ी करप्शन गवर्नमेंट लेवल पे कोई हो सकती? आप मुझे बता दीजिए इन हालात में पाकिस्तान की मईशत किस तरह ठीक हो? आप छोड़ जाइए, क्राइसिस को छोड़ दीजिए। क्राइसिस अब इस वक्त आपको इंटरनेशनल मार्केट में $105.36 जो है वो तेल है, उसके हिसाब से पाकिस्तान में 216 रुपए तेल पड़ता है, जो गवर्नमेंटल और इंडिपेंडेंट स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। अगर उसमें आप डीलर मार्जिन लगा लें जो 7.63 रुपीज है फिलहाल, आप उसको 8 रुपए भी कर रहे हैं तो 224 रुपए पेट्रोल पड़ता है। 198 रुपए गवर्नमेंट जो है वो कस्टम ड्यूटी, क्लाइमेट चार्जेस, फ्यूल कंजम्पशन चार्जेस और टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स के होने में 198 रुपए का टीका लगा रही है पाकिस्तान के गरीब लोगों को। तो आप मुझे बताइए कि अगर ये एटीट्यूड है आपकी हुकूमत का और जो स्टैटिस्टिक्स ये कहते हैं, तो आप भूल जाएं कि क्या हो रहा है, वो तो अलग बात है, ये उसके बगैर ही ये स्टैटिस्टिक्स है। तो आप मुझे खुद ही जवाब तलाश कर लीजिएगा या किसी से पूछ लीजिए। बिल्कुल सही है। बताइएगा फारूकी साहब, इस तमाम तर सूरत हाल में जब पूरी दुनिया इसका शिकार हो रही है, मैशत हमारे यहाँ पे जो मामलात हैं, ये तो एक एस्पेक्ट की बात की है ब्रिगेडियर साहब ने, और बहुत सी ऐसे लूप होल्स हैं जिसके ऊपर बात की जा सकती हैं, शहाना प्रोटोकॉल्स हैं, बाकी चीज़ें हैं, तो किस तरह से देख रहे हैं आने वाला वक्त तो आम आदमी के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा? देखिए, अभी ब्रिगेडियर साहब ने थोड़ी सी रैत से काम लिया है। मैं आज ही कोई रिपोर्ट देख रहा था, तो हमारे जो कुल कर्जे हैं वो 90 ट्रिलियन क्रॉस कर चुके हैं। मैं माज़रत के साथ ये अर्ज़ करूँ कि ये कर्जे बढ़ने का जो अमल है वो इस तरह से, यानी ये एक आप समझिए कि पीर तस्मा पा की तरह पूरी पाकिस्तानी कौम और मईशत को जकड़े हुए हैं, और उस पर इस तरह की अनजस्टिफाइड ड्यूटीज़ और लेवीज़ के ज़रिए। बुनियादी बात यह है कि IMF के मुतालबात को पूरा करने के लिए और बजट का खसारा पूरा करने के लिए हमारे पास जो इजी वे आउट है वो यही है कि पेट्रोल बढ़ा दें, बिजली बढ़ा दें, पेट्रोल बढ़ा दें, बिजली बढ़ा दें। अब इतलात ये हैं कि शायद आज रात फिर पेट्रोल बढ़ने जा रहा है और आम आदमी की ज़िंदगी मज़ीद मुश्किल होने जा रही है, सफ़र करना और मुश्किल हो गया है। तो ऐसे में पाकिस्तान की जो इकॉनमी है वो किसी हद तक तो ज़ाहिर है कि वो आबनाए हुर्मस से मुतासर हो रही है, लेकिन ये टोटली सारा का सारा बोझ हम आबनाए हुर्मस पर नहीं डाल सकते, खलीज की सूरत हाल पर नहीं डाल सकते। ये हमारी अपनी बदअतदालियाँ हैं। हमारा एक सूबे के वज़ीर आला ने कोई 3 गाड़ियाँ बुक की हैं। एक गाड़ी की कीमत जो है वो गालबन 3.25 अरब रुपए के करीब एक गाड़ी है, और वो 3 गाड़ियाँ उसने अपने लिए ली हैं। 20 गाड़ियों का कॉन्वॉय उसके अलावा उसने अपने लिए बुक किया है, और उस हर गाड़ी का तकरीबन 2.5 करोड़ रुपए की वो गाड़ी है, उनमें से 3 उन्होंने बुलेट प्रूफ कराई हैं। आपके अल्ले तल्ले आपके ख़र्चे ख़त्म होने में नहीं आ रहे। आप जहाज़ लेते हैं तो उसका ख़र्चा भी आवाम को देना पड़ता है। आप यहाँ पर टैक्स लगाकर लोगों को निचोड़ कर, देखिए सारी दुनिया में जो ज़्यादा कमाता है उससे ज़्यादा टैक्स लिया जाता है, जो कम कमाता है उससे कम टैक्स लिया जाता है। हमारे यहाँ गधा और घोड़ा एक तरह से आप एक ही लाठी से हाँके चले जा रहे हैं। तो ये कहानी जो है वो मुश्किल होती चली जाएगी, और मैं डरता उस वक्त से हूँ जब लोगों का गुजारा उधार मांग कर भी नहीं चलेगा, तो फिर सड़कों पर वो हमारे नरम हाथ देखकर हमें गाड़ी से उतार कर खींच लेंगे, खुदा न खास्ता। तो हमें उस सूरत हाल से बचना चाहिए, और हुक्मरानों को इस वक्त भी अगर वो वाकई कफ़ायचारी, ये कौन सी कफ़ायचारी है कि आप 8 बजे तक लाइटों को बंद करके लोगों को कारोबार तो बंद कर रहे हैं, आप AC चलाने के लिए या गाड़ियों का आप गाड़ियां ख़त्म क्यों नहीं कर देते? सरकार गाड़ी क्यों देती है? किसी और मुल्क में देखें इस तरह का शाना निज़ामी हुकूमत है जिसमें ब्यूरोक्रेसी को आप गाड़ियां भी दे रहे हैं, पेट्रोल भी दे रहे हैं, घर भी लेके दे रहे हैं,
फिर उसके घर के बिजली के बिल भी दे रहे हैं। आप उसका पूरा खर्चा, वो तो इस तरह जैसे ससुराल में रह रहा है, कोई ब्यूरोक्रेट तो ऐसे है जैसे वो कोई हमारा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का कोई बहनोई है जिसका टेक केयर करना ज़रूरी है। तो ये इस तरह से कहानी ज़्यादा देर चलेगी नहीं। आप कमज़ोर को मज़ीद कमज़ोर करते चले जा रहे हैं और तगड़े को मज़ीद तगड़ा करते चले जा रहे हैं। इससे आपका मुआशरा जिस तेज़ी से आपके सामने है, अब ये आप देखिए कि कराची में जिस तरह से पिंकी की गिरफ्तारी डाली गई है, उससे क्या साबित होता है? वो पंजाब में उसको गिरफ्तार किया गया तो क्या मसला था? किन दो सियासी शख्सियात के बच्चे जो थे वो उसकी खतरनाक मंशियात के लगता है लंबी लिस्ट आएगी। तो उसके बाद ये कहानी चलती चली, वो आज तक कैसे चलती रही? मुझे एक बात बताइए कि ये नशा तो एक आम आदमी का तो नशा नहीं है जो आपको 15-20 हज़ार ग्राम पे एक नशा अवेलेबल है और उसको इस तरह से इस्तेमाल किया जाता है और उसके मुज़र असरात से बड़े बड़े सियासतदानों के बच्चे, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स के बच्चे मुतासर हो रहे हैं, यहाँ तक कि जान से चले जा रहे हैं। आप कहाँ चल रहे हैं? मुझे समझ नहीं आती कि आपकी तरजीहात क्या हैं। आप गुड गवर्नेंस कहते किसको हैं? हमें अपनी तरजीहात को एक मरतबा फिर असर नौ उनको तरतीब देना होगा और आम आदमी की ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए इक़दामात लेने होंगे। ये जिस तरह की खाना पूरी हम कर रहे हैं ये ज़्यादा देर तक चलेगी नहीं। बिल्कुल सही है। एक ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आते हैं, ब्रिक्स के पे बात करते हैं कि उसका एलामिया न जारी करने का क्या मकसद है और इख्तलाफात क्या थे ममालिक के। एक शॉर्ट ब्रेक, नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। हामिद साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ब्रिक्स वज़राए ख़ारजा इजलास जो है वो बग़ैर किसी एलामिया के ख़त्म हुआ, क्या वजूहात हो सकती हैं? बिल्कुल, देखिए बड़ा सिग्निफिकेंट था और मैं कहूंगा कि भारत ने बड़ा इसका वावेला भी मचाया हुआ था। लेकिन अगेन उसने जो इंडिया ने जो पाकिस्तान दुश्मनी के तनाजर में इसके अंदर कुछ चीजें करने की कोशिश की, उसकी वजह से उसको मुंह की खानी पड़ी है। हकीकत यह है कि उसने जिस तरह पाकिस्तान का जो किरदार है मसालियत के हवाले से, सालस के हवाले से उसको मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की, जिसके जवाब में अब्बास इराक़ची जो वज़ीर ख़ारजा है ईरान उन्होंने बड़ा वाज़ेह बयान दे दिया कि जी पाकिस्तान की एफर्ट्स पर भी हमें एतमाद है और पाकिस्तान की एफर्ट्स की वजह से जंग बंदी अभी तक रुकी हुई है या जंग बंदी जारी है। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि ब्रिक्स के अंदर जिस तरह से बात की जाती है कि अमेरिका के खिलाफ बात करने की और दूसरी 3-4 चीजों की, उसके बाद फिर जंग की बात थी, फिर इसराइल के ऊपर बात थी। अब उसके ऊपर जो है वो इंडिया ने तो पोजीशन ही और ली हुई है। इंडिया तो खुलकर इसराइल का हमायती है। इस सारी सूरत हाल के अंदर मैं समझता हूं कि ये एक इंडिया के लिए बड़ी शर्मिंदगी और बड़ी ही आइसोलेशन की एक अनदर स्टेज है जहां पर ये इंतहाई गैर मामूली चीज है। इसकी मिसाल कम मिलती है कि कोई वज़राए ख़ारजा का किसी भी तरह का इजलास हो और फिर ब्रिक्स के लेवल का हो और उसके बाद मुश्तरका इलामिया ना आए। इसका मतलब ये हुआ कि बहुत वाज़े तौर पर भारत इसमें फेल हुआ है, भारत की ये फेलियर है और उसको इस नाकामी को समझना होगा। मैं तो एक ही चीज समझता हूँ कि ये मोदी जो है जिसने हिंदुत्व आइडियोलॉजी, राष्ट्रीय सेवक संगत के चक्कर में, महाभारत और अखंड भारत के चक्कर के अंदर अपने इंडिया का जो हाल कर दिया है, अब इंडिया दुनिया में तन्हाई की, एक आइसोलेशन की एक बदतरीन मिसाल बना हुआ है। और वहीं पर जो दुनिया की बाकी कौमें हैं वो किसी भी हालत में खित्ते के अंदर पाकिस्तान से बिगाड़ना नहीं चाहती। पाकिस्तान का वो जो की स्टेबलाइजर का रोल था और नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर का रोल था, वो पाकिस्तान का एवरी पासिंग डे से स्टैब्लिश होता जा रहा है। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि ये जो की स्टेबलाइजर से नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के बाद की जो अगली स्टेज होती है वो मिडिल लेवल सुपर पावर या मिडिल लेवल रीजनल पावर की होती है, जो पाकिस्तान की एक्सेप्ट की जा रही है। सो इस सूरत हाल के अंदर ये इंडिया का मुकम्मल फेलियर है। दूसरी बात यह है कि इंडिया की जो कोशिश थी कि जी इसके अंदर कोई पाकिस्तान मुखालिफ बयानियां, कोई छोटी मोटी लाइन ले ली जाए, उसमें भी उसको मुंह की खानी पड़ी। और आखिरी बात यह है कि दुनिया एक बार फिर इसी तरफ देख रही है। सदर ट्रंप का दौरा खत्म हो गया, अब वी आर बैक टू द सेम स्टेज। सब नजरें फिर फील्ड मार्शल साहब की तरफ, प्राइम मिनिस्टर की तरफ और इस्लामाबाद की तरफ हैं कि क्या मुज़ाकरात का अगला स्टेज होगी, नहीं होगी, स्टेज में क्या फाइनल होगा। अगेन पाकिस्तान हैव बिकम द सेंटर ऑफ द स्टेज इन द वर्ल्ड और इंडिया का फेलियर जो है वो उसकी अपने करतूतों की वजह से कंटिन्यू हुआ है। बिल्कुल बट साहब, आप किस तरह से देखते हैं भारत के इस किरदार पर, जिसके अंदर उसको सिर्फ पाकिस्तान दुश्मनी ही सूझती है किसी भी मामले के अंदर और पाकिस्तान को नीचा दिखाने की ही कोशिश करता है? वो आप उससे निकाल नहीं सकते। बिकॉज आप देखिए जो पार्टी इन पावर है
RSS, उसका डॉक्टर हेजवर की आप बुक इनिशियल उठा के पढ़े उसने, यम्बारकर की, उन्होंने क्या लिखा था कि भारत में सिर्फ हिंदू रहेंगे, बाकी माइनॉरिटीज को हिंदुइज्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, नहीं तो हम उनको मारपीट कर देंगे, उनको निकाल देंगे भारत से। तो अब तो ये तो नहीं हो सकता। तो वो एंटी मुस्लिम एनिमोसिटी तो खत्म नहीं हुई है कि भारत के RSS की जो 13,000 14,000 शाखाज हैं, जहाँ पे ये राजनाथ सिंह और इस किस्म के लोग पले बड़े हैं, वो क्या सिखाते हैं? वो कोई वहाँ पे एजुकेशन की ट्रेनिंग थोड़ी देते हैं। वो एंटी पाकिस्तान जितना वो उनको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, जितना उनको वो अपना वो कर सकते हैं, अपना लागत भर सकते हैं, वो उतनी भरते हैं। तो वो तो आप निकाल नहीं सकते। और खास तौर पे जब नरेंद्र मोदी और ये जो अजीत कुमार डेविल और ये जो राजनाथ सिंह जैसे, नींबू सिंह जैसे लोग हैं, ये तो जलालत है ना इंसानियत के लिए। ये इंसानियत की तजदील है, ये लीडरशिप की तजदील है। ये थड़े टोकरी के भी लीडरशिप से गंदे और कमीने किस्म के लोग। तो अब ब्रिक्स के अंदर आप क्या समझते हैं कि ब्रिक्स में सारे हिंदू अपना इंडिया के वही वो सरकार बैठे? इंडिया ने अगर यूएई के साथ डिफेंस मायदा कर लिया है, तो यूएई तो जाके बैठ गया इजराइल की गोद में। वो तो असल में अगर आप आज सोचिएगा, थोड़ा सा डीपली सोचिएगा इसको, कि यूएई ने ग्रेटर इजराइल का पौधा जो है वो लगा दिया है यूएई के अंदर, और यूएई भी उसी में रगड़ा जाएगा, ग्रेटर इजराइल में। आप बेफिक्र रहें, वो भी इसी थीसिस में रगड़ा जाएगा आने वाले दिनों में। और ब्रिगेडियर साहब, वहां पे जो कुछ हो रहा है, वो जियो पोलिटिकल रियलिटी जो रेवलरीज हैं, वो उसमें किस तरह आप ये कह सकते हैं कि जी आप जो ईरान जो है वो कहे कि जी नहीं पाकिस्तान ने काम नहीं किया, या आप उसको ब्रिक्स के अंदर, जिससे ब्रिक्स का ताल्लुक ही कोई नहीं है, जो मेडिएशन एफर्ट्स हो रही है, इट डजंट रिलेट टू ब्रिक्स इन एनी फॉर्म, इट रिलेट्स टू द टेंशन। अगर चले आप मिलिट्री की टाइप की चीज हो रही है, आप ऑकस में जाकर डिस्कस करने, बहुत ज्यादा डिस्कस करना है, क्योंकि अमेरिका भी वहां बैठा होगा, और अमेरिका ब्रिक्स का मेंबर तो नहीं है ना, अमेरिका तो ब्रिक्स में शामिल नहीं है, चाइना है, चाइना तो पीस एफर्ट के लिए कर रहा है। तो इसलिए वो मायदा, वो कोई ज्वाइंट स्टेटमेंट होनी ही नहीं थी, और वो इसलिए नहीं होनी थी कि जो मेंबर कंट्रीज हैं उनके आपस में इतने सीवियर डिस्प्यूट है बिकॉज ऑफ द मिडिल ईस्ट सिचुएशन, कि आप अगर ये समझते हैं कि आप ईरान, अमेरिका, ईरान, इंडिया जो है वो एंटी ईरान, इसी तरह भी बाकी मेंबरान को किसी ज्वाइंट स्टेटमेंट पे लेके आ सकता है, तो मेरी नजर में आनी नहीं थी। तो इसलिए ये आप समझे कि फेल्ड अटेम्प्ट है। पाकिस्तान का किरदार जो है दुनिया रिकग्नाइज करती है, बल्कि चाइनीज प्रेसिडेंट की जो स्टेटमेंट आई थी ट्रंप और उसकी मुलाकात शुरू होने से पहले, उन्होंने क्या कहा था कि पाकिस्तान शुड रिन्यू इट्स एफर्ट फॉर वर्ल्ड पीस। और इस तरह ट्रंप ने जाते हुए कहा था नहीं मुझे इत्मीनान है, जबकि लिंडसी ग्रैम और बाकी लोगों ने जो स्टेटमेंट दी वो आपकी नजर से गुजरी होगी कि जी हमेशा क्या पाकिस्तान की मेडिएशन एफर्ट पे, उस पर ट्रंप ने उनको भी नलीफाई कर दिया। सो द रियलिटीज आर देयर। इस तरह इंडिया के कुछ कहने लोगों ने उसकी लाइन टो करनी ही नहीं। बिल्कुल सही है। अच्छा, हमें डॉक्टर मुनव्वर हुसैन साहब ने भी ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर साहब बताइएगा, जो इराक़ची का ये कहना है कि पाकिस्तान का आम मिशन नाकाम नहीं हुआ, भारत हमारे साथ अपने ताल्लुकात बेहतर कर ले, इसको किस तरह से देखते हैं कि भारत को ये पैगाम देना, जो कुछ इस जंग के दौरान हुआ, उससे पहले मोदी का जाना इजराइल जाके, उसके बाद से जिस तरह से इर्रेलेवेंट हुआ भारत, तो आप समझते हैं कि ईरान ने वाज़ेह तौर पर पैगाम दिया है भारत को? बहुत शुक्रिया उसामा, आपको, आपके तमाम मेहमानों को, मोअज़्ज़ज़ मेहमानों को, आपकी टीम को, आपके देखने वालों को सलाम। देखिए, ईरान का जिस वक्त दीना बैटलशिप को डुबोया गया था, तो उस वक्त ईरान ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट दी थी। उन्होंने कहा कि हम इस वाक़े को नहीं बुलाएंगे और इसका बदला लेंगे। तो आज आपने देखा खलीज फारिस के अंदर एक इंडियन जो शिप है, जिसका अब तक पता नहीं चल रहा वो कहाँ गया, किसने उसे हिट किया, वो हमारे सामने है। दूसरा ये कि जिस तरह आपने ख़ुद बताया कि इज़राइल के साथ जाके मुलाकात करना, 2 दिन पहले जंग से $8.6 बिलियन की डिफेंस डील करना, जयशंकर का ईरान के ख़िलाफ़ स्टेटमेंट देना, और उसके बाद जो 12 दिनों की जंग थी वो भी आपको याद होगी, जिसमें रा ने रियल टाइम डेटा प्रोवाइड किया था मोसाद को। तो ईरानी ऐसी कौम है कि वो, और कौमों की ज़िंदगी में, सिर्फ ईरान नहीं, हर कौम की ज़िंदगी के अंदर आपके साथ होने वाली ज़्यादतियों को वो याद रखते हैं। यू रिमेंबर जब 1971 का पाकिस्तान के साथ वाक़या हुआ था, उसके अंदर फॉर्मर सोवियत यूनियन का जो किरदार था, तो उसके बाद 1989 में क्या हुआ था,
और फिर 1991 में क्या हुआ था, जिसके बारे में जिस वक्त मुशर्रफ साहब के दौर में पाकिस्तान का डेलीगेशन गया सैयद मुशाहिद हुसैन की सरबराही में, तो वहाँ पे मुशाहिद हुसैन सैयद ने कहा था कि जी स्कोर सेटल हो गया है, अब नई शुरुआत करते हैं। तो अक़वाम अपनी ज़िंदगी में इस तरह के वाक़यात को कभी नहीं बुलाते। दूसरा ये कि देखें, जो ब्रिक्स है, उस ब्रिक्स के अंदर हर मेंबर भारत को शक की निगाह से देख रहा है। मिसाल के तौर पे रशियन डेलीगेशन पाकिस्तान आता है पिछले साल, और वो पाकिस्तान को मैसेज कन्वे करता है कि वी नो कि इंडिया इज़ प्लेइंग द डबल गेम एंड वी हैव टू हैव इंडिपेंडेंट रिलेशनशिप विद पाकिस्तान। चाइनीज़ वैसे ही बड़ी सस्पिशियस निगाह से इंडिया को देखता है, और ये नैरेटिव इसलिए चला था कि अगर इंडिया को निकाल दिया जाए, बिकॉज कंसेंसुअल स्टेटमेंट की राह में इंडिया हमेशा रुकावट बनता है, तो फिर उस आय ईरान और पाकिस्तान को डाल के उस आय को कवर किया जाए। तो एतमाद नहीं है, और ये एतमाद सिर्फ ये नहीं है कि ब्रिक्स के ममालिक में नहीं है, आप खित्ते में देख लीजिए ना, ये जो जब से मुद्दतवा आया है, अब तो अंदर से आवाज़ें उठने लगी हैं, सैकड़ों किताबें आ गई हैं, भटानी की किताब है, अवैध शुक्ला की किताब है, अरुंधति राय की किताब है, और लगातार वहाँ पे बुक्स और एक नैरेटिव आ रहा है कि इंडिया इस वक्त तन्हा हो गया है। हमारी बात छोड़े, हम पाकिस्तान के वी मे बी बायस्ड, बट व्हाट इंडियंस दे आर सेइंग, और ख़ुद जो फ्रेंच स्कॉलर हैं वो तक ये लिख रहे हैं कि किस तरह से जो गुजरात का मॉडल है वो इंडिया के ऊपर अप्लाई हो रहा है, और इंडियन सोसाइटल डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस जिस डेक्लाइन का शिकार हैं उसके नताइज बड़े ख़तरनाक होंगे। तो अब मैं आखिरी जुमला कहने लगा हूँ कि जो सिस्टमिक लेवल पे जो स्ट्रक्चर है जो तब्दील हो रहा है, और रीजनल लेवल पे जो स्ट्रक्चर है उस पर जो उसके असरात आ रहे हैं, और विद इन इंडिया ये तीन किस्म के प्रेशर्स हैं जिसके नतीजे में आप देख रहे हैं कि अब इंडिया के आरएसएस के जनरल सेक्रेटरी ने जो बयान दिया और उसकी तायद में उनके इंटेलिजेंस हेड ने जो बयान दिया, वो ये गम्माजी करता है कि इंडिया अब हीट को फील करना शुरू हो गया है। बिल्कुल सही है। मैं आपसे जानना चाहूँगा फारूकी साहब कि आप किस तरह से देख रहे हैं भारत, हमें गुज़िश्ता दिनों ये ब्रिक्स का वो आ गया, सालाना इनका इजलास आ गया, अदरवाइज तो बिल्कुल इररिलेवेंट लग रहा था सारे मामले में। अच्छा देखिए, मैं हमेशा से कहा करता हूँ कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। अब इंडिया ने अपने आप को मार्केट बहुत अच्छा किया था, उनकी इकानमी पिछली कुछ दहाइयों में बेहतर हुई थी, मनमोहन सिंह ने उसको एक सिमत दी और वो एक लिहाज से बड़ी मार्केट के तौर पर भी जाने लगे, और उसके बाद उन्होंने अपनी जो दिफाई पोजीशन थी, जिस तरह से उन्होंने अपनी आर्मी को बड़ा करना शुरू किया, जिस तरह से उन्होंने इक्विपमेंट पर पैसे लगाए, तो वो एक तरह से रीजनल थानेदार बनने की कोशिश कर रहा था, और अमेरिका को भी ये लगता था कि वो इसके ज़रिए चाइना को भी कंट्रोल में रखेगा, पाकिस्तान, और वो इस रीजन को कंट्रोल करेगा। प्रॉब्लम आई है जब ये पाकिस्तान के साथ इसका मैच पड़ा और पाकिस्तान ने इसको नॉकआउट पंच मारा, उसके बाद से वो सारी कहानियाँ हो गई। अब या जहाँ तक बात है रशिया की, तो ये पहले तो जब गैर वाबस्ता तंजीम मुबालक की तंजीम में शामिल रहे तो इन्होंने रशिया के मज़े लिए, उस वक्त ये अमेरिका से दूर थे। जब रशिया का और सोवियत यूनियन का इन्हदाम हुआ तो उसके बाद ये अमेरिका और मगरब की गोद में बैठ गए। तो अब सबको नज़र आ रहा है कि ये अपने फ़ायदे के लिए किसी भी तरफ चले जाते हैं, और इनके पल्ले कुछ नहीं है, चूँकि इनको पहले चीनियों से मार पड़ी थी 2 साल पहले 3 साल पहले, जब इनका लद्दाख और उस इलाके में इनका टकराव हुआ। अब पाकिस्तान से भी मार पड़ गई है, तो अब अमेरिका को तो ये लगने लगा, इसीलिए सदर ट्रंप बार बार कहते हैं कि 11 तैयारे गिर गए, 12 तैयारे गिर गए, 8 तैयारे गिर गए, क्योंकि उनको मायूस किया इंडिया की कारकर्दगी ने, वो जो पाकिस्तान और इंडिया का मार्का हुआ था। एक बात। दूसरी बात यह है कि इस वक्त इंडिया को दाखिली तौर पर बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना है। अभी जो तमिलनाडु और बंगाल वगैरह के इंतखाबात हुए तो आपने देखा कि ये अभी ब्रिगेडियर साहब भी कह रहे थे और उससे पहले हामिद साहब भी कह रहे थे, मसला ये नहीं है कि वो सिर्फ एंटी पाकिस्तान है, वो एंटी मुस्लिम भी हैं, और वो मुसलमान जो उनके अंदर मौजूद हैं। आपने 90 लाख के तकरीबन 90 लाख के करीब वोटर्स आपने बंगाल में बाहर निकाल किए, उस सिस्टम में से आपने बंगाल को फतह किया है। आप तो एक तरह से ताकत के ज़ोर पर पूरे इंडिया को फतह करने चल पड़े हैं। अब तमिलनाडु में वो जो नया सीएम उनका बना है वो दलित भी है और क्रिश्चियन भी है। अब वो इनको हजम नहीं हो रहा था, तो इन्होंने उसकी राह में रुकावटें डालना शुरू की। इन्होंने कहा जी कि पहले साबित करें आपके पास ये 118 लोग हैं कि नहीं हैं। हालांकि आप किसी को हुकूमत बनाने की दावत देते हैं, उसके बाद वो अपनी शो करता है, और उससे बड़ी तो पार्टी कोई नहीं है। अगर 107 108 लीडर उसके अपने मौजूद हैं और उसको 118 चाहिए, तो उनसे ज़्यादा तो मौजूद कोई कैंडिडेट हो नहीं सकता। लेकिन आपने गवर्नर के, और ये गवर्नर के ज़रिए
रुकावट डालने का अमल ये इससे पहले 3 और सूबों में भी हो चुका है। यहाँ तक कि कानून साजियों को रोका गया, दस्तखत जो कि हतमी तौर पर करने होते हैं गवर्नर को इस तरह की जमहूरियत में, तो वो गवर्नर वापस भेज देता था कानून, और 3-3 साल उसके खिलाफ जो है सूबे वो अपनी उस हवाले से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में फिरते रहते थे। 3 साल बाद जाके उस कानून साजी को अप्रूव किया जाता था। पंजाब में भी ऐसे ही किया गया, इन्होंने यही किया। उससे पहले आप देखें कि इन्होंने दिल्ली में आम आदमी पार्टी और उसके साथ क्या किया, केजरीवाल के साथ। तो इस वक्त हिंदुत्व का जो सबक है वो इतनी ज़ोर ज़ोर से पढ़ा जा रहा है कि ख़ुद उनको अपनी आवाज़ नहीं आ रही, और वो अपनी मुस्लिम दुश्मनी में इस हद तक अंधे हो चुके हैं कि वो अपनी प्रायोरिटीज़ भूल चुके हैं। ब्रिक्स वाला मामला, उसमें देखिए मेरा ख्याल है 22-23 में मैं रशिया गया था, और वहाँ पे फॉरेन ऑफिस में और कुछ जो अखबारी और ख़बरी इदारे थे वहाँ से मुलाकातों का कुछ सिलसिला रहा। तो वो इंटरेस्टेड थे पाकिस्तान के साथ, हमारी तरफ से वो कभी उस तरह की बात नहीं हुई। लेकिन अब हमारे रशिया के साथ तल्लुकात जो हैं वो दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। चाइना के साथ हमारे हमेशा से अच्छे तल्लुकात थे। तो पाकिस्तान की अब फुटिंग वैसे ही बेहतर हो रही है। यूएई वाला जो मामला है उसमें आप देखिए कि मुझे तो लगता है कि यूएई खुद भी टूट जाएगा, इसमें तकसीम पड़ जाएगी, कुछ रियासतें कहीं और चली जाएंगी, 3 रियासतें एक तरफ हो जाएंगी, 4 एक तरफ हो जाएंगी। और इस सारे तनाज़े को सिर्फ एक इलाकाई तनाज़ा ना समझिए, ये तो मुझे लगता है कि एक बड़ी तकसीम का बायस बनने जा रहा है। जिस तरह से इंडिया, यूएई और इसराइल आपको एक तरफ नज़र आ रहे हैं, और उनको आप बैकिंग चाहे बरतानिया से दिलवा लें या अमेरिका से दिलवा लें, आपकी मर्जी है। लेकिन सऊदी अरब, तुर्किया, पाकिस्तान और ये ईरान जो है वो एक तरफ अगर ये जुड़ना शुरू हो जाते हैं, और इनके पीछे अगर चाइना और रशिया खड़े हो जाते हैं, तो फिर दुनिया ओवरऑल नक्शा बदलने जा रहा है। हमें इस बात को समझने की ज़रूरत है, और उस बदलते हुए नक्शे में अपने मजबूती से पैर जमाने की ज़रूरत है, अपनी अहमियत मनवाने की ज़रूरत। बिल्कुल सही है। हामिद साहब, आप कुछ ऐड ऑन करना चाह रहे थे, ब्रेड साहब की बात में कोई कमेंट करना चाह रहे थे? जी जी। ये अभी फारूकी साहब ने जो बात कही, 100% मैं यही बात ऐड ऑन करना चाह रहा था कि जो यूएई है उसने अपनी बका की कीमत के ऊपर इसराइल के जो तलवे चाट रहा है, उसका नुकसान ये है कि खुद यूएई की जो 7 रियासतों का इत्तेहाद है वो अब टूटने के दहाने पर है, क्योंकि 4 बल्कि 5 रियासतें जो हैं वो इस सारी सूरत हाल से इजराइल के साथ मिलने से नाखुश हैं, सऊदी अरब के साथ महाजराई से नाखुश हैं, प्रॉक्सी वॉर करने से नाखुश हैं। वो जो दुबई और अबू धाबी जो मिल के समझ रहे हैं कि बाकियों को डिक्टेट करेंगे, तो वो एक हमें समझना होगा। जो लोग अरबियों को और जो यूएई के जो जितने भी रॉयल्स हैं, चाहे वो शारजा के हों, मुल्क कवीन के हों, रासुल खैमा के हों, फुजेरा के हों, वो सारे जो हैं वो अपने अपने तई बड़े जिद्दी भी हैं, और वो अपनी आइडियोलॉजी को कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। सो मैं इसमें फारूकी साहब से भी एग्री करता हूँ 100% कि जोग्राफियाई तब्दीलियां आनी है अब खित्ते के अंदर, और उसके अंदर इसी तरह की तब्दीलियां हैं कि यूएई के हवाले से भी बहुत सारी चीजें हैं, उधर से कुर्दिस्तान के ऊपर एक लुकमा मैं हमें साहब एक लुकमा और दूंगा कि अगर आप देखें कि ईरान ओपेक और ओपेक प्लस में आ जाता है तो सिचुएशन और सऊदी अरब के साथ नॉर्मलाइजेशन हो जाती है, जैसा कि सुनने में आ रहा है कि कुछ पसे पर्दा यही पाकिस्तान की कोशिश है। बिल्कुल 100% यही पाकिस्तान की कोशिश है कि वो जो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर की मैंने बात की कि जो स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट्स हो रहे हैं कि अमेरिका को खित्ते से निकाला जाए, और अगर अमेरिका खित्ते से निकलता है तो सिक्योरिटी को इंश्योर करता है पाकिस्तान, क्योंकि इन कंट्रीज को समझ आ गई, सऊदी अरब को, कतर को, बहरीन को, कि अमेरिकन अड्डे उनके लिए सिक्योरिटी नहीं थे बल्कि वबाले जान थे। दे वर द लाइबिलिटीज फॉर देयर नेशन। उन्होंने वक्त आने पर उनकी हिफाजत नहीं की है बल्कि उनके लिए मुसीबत बने हैं। सो ये बड़ी चीजें जो हैं, मैं एक चीज बड़ी क्रिटिकल कहूंगा वो ये कि जो आउट ऑफ द स्क्रिप्ट चीज आ रही है ना उसामा साहब, वो है द लेस सपोर्ट फॉर इसराइल अक्रॉस द वर्ल्ड। जो इसराइल की जो पब्लिक सपोर्ट दुनिया में खत्म हुई है ना, ये बहुत आउट ऑफ द स्क्रिप्ट है। दुनिया ने इस तरह नहीं सोचा था। गजा के ऊपर जो उसने तबाही और जुल्म और बर्बरियत किया, जो उनकी 7वें अर्श तक जो उनकी चीखों पुकार और उनकी आहें गई हैं, वो आपने देखा कि आज यूरोप भी इसराइल का साथ देने को तैयार नहीं है, जापान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया भी, नेटो भी, और जो इसराइल है यूरोप भी सारा निकल गया, धरेगा कभी किसी पे। तो ये जो चीज है, ये मैं समझता हूं कि अमेरिका के लिए भी और यहूदी लॉबी के लिए थोड़ी सी आउट ऑफ द स्क्रिप्ट है। अब देखना होगा कि वो उसको काउंटर कैसे करते हैं। बिल्कुल सर। बट साहब, मैं आपसे आखिरी सवाल ये करना चाह रहा हूं कि नेतन्याहू की वीडियो देखी जिसमें पाकिस्तान पे कमेंट कर रहा है, उससे पहले हमने जो है वो इंडियन चैनल्स पे देखा, उनके मिनिस्टर जो है वो बड़ा खुल के पाकिस्तान के ऊपर बात कर रहे हैं। इस सवाल से मैं आपका कमेंट चाहूंगा। वो तो आपके फेवर में कभी नहीं बोलेंगे ना। और नेतन्याहू, आप आज की थोड़ी बात है, आप चले जाइए
इसराइल के पहले प्राइम मिनिस्टर की तरफ उसने क्या कहा था कि दुनिया में दो रियासतें हैं जो आइडियोलॉजिकल बेसिस पे बनी, एक पाकिस्तान है, एक इसराइल है। उन्होंने इंडिया को भी एडवाइस किया था कि आपको अगर खतरा किसी से हो तो पाकिस्तान से, और अपने आप को भी एडवाइस किया था कि खतरा कभी किसी से होगा तो वो आपको पाकिस्तान से होगा। और पाकिस्तान जिस तरह खड़ा हुआ है, दो दरमियान में बड़ी पाकिस्तान की तरफ से भी एफर्ट्स हुई है। जनरल मुशर्रफ के ज़माने में भी इसराइल की डेलीगेशन से मुलाकात हुई थी, तो उसके बाद भी हमारी तमाम हुकूमतें कुछ ना कुछ करती रही। लेकिन आपने देखना कि पब्लिक का मूव किया और गवर्नमेंट का मूव किया। पाकिस्तान के अंदर पब्लिक इज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट इसराइल एट द कॉस्ट ऑफ देयर नेशनल सॉवरेनिटी। और इसराइल जो है वो इस वक्त जो चीज़ें हो रही हैं, एक चीज़ दुनिया इसराइल के खिलाफ हो रही है, लेकिन बात सिर्फ ये है कि जो अमेरिका जब तक ये प्रेशर लेता रहेगा, क्योंकि हम ना बहुत बात कर रहे हैं दुनिया पूरी में कि डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर इंटरनल प्रेशर है, पार्लियामेंट का प्रेशर है, फलाना प्रेशर है, ये प्रेशर, लेकिन आप ये नहीं देखते कि उसने हर प्रेशर लिया हुआ है एंड स्टिल स्टैंडिंग विद इसराइल। कॉस्ट विच अमेरिकन और कल जो अमेरिकन कांग्रेस में जो प्रपोजल गई थी वॉर को खत्म करने की ईरान की, वो एक वोट से जो है वो अपना नाकाम हो गई। बिल्कुल सही सर, क्लोजिंग पे जा रहा है मेरे सर। बहुत शुक्रिया बेटे साहब, आपका शुक्रिया। फारूकी साहब थैंक यू सो मच, आपने ज्वाइन किया। हामिद साहब आपका शुक्रिया, डॉक्टर साहब आपका शुक्रिया। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।